चलिए सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग टेक्नीशियन 32 नंबर सेट को हम लोग मैथ्स की डिस्कशन को देखेंगे। मैथ्स की डिस्कशन में हम लोग सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग डिस्कशन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आइए, ये पहला सवाल आपका सेट नंबर 32 नंबर है आपका, ये है ना, टेक्नीशियन के सवाल है आपका 21 नंबर। रेलवे का फेवरेट सवाल है ये। रेलवे का मान लो ये फेवरेट सवाल है 21 नंबर। कह रहा है कि यहां से इस बात को समझिएगा, यहां इस बात को समझिएगा कि कह रहा है कि एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद थे। सम्मेलन के बाद सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं यदि उनमें से 7 व्यक्ति हाथ मिलाने से मना करते हैं। मतलब सम्मेलन में 28 व्यक्ति थे और एक दूसरे से सम्मेलन जब एंड हुआ तो एक दूसरे से हाथ मिलाने की बात हुई, तो उसमें 7 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हाथ मिला से मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आदमी था 28 और इसमें से 7 ने मना कर दिया, तो यहाँ पे बचा कितना, ये 21 बचा। मतलब ये 21 बचा, मतलब n की संख्या 21 है। और हाथ मिलाने का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानिएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होता है। ये हाथ मिलाने का फॉर्मूला होता है। तो n 21 और n माइनस 20, n माइनस 1 हो गया 20 और बटा 2। चलिए आप देखिए, चलिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से क्लास आपका रुका हुआ है था, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टरबेंस हुआ। अब देखिए आगे सवाल को, अगले सवाल को समझते हैं। कह रहे कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। मतलब यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स ये 9:2 कितना है, 7 है। इसमें कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों का औसत भार, मतलब ये बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर दिया हुआ आपका 54.25 दिया हुआ है, ये दोनों मिलाकर है, ठीक है। यदि लड़कियों का औसत भार अगर 52 केजी है, लड़कियों का औसत भार अगर 52 केजी है मेरे भाई, इस बात को समझो कि अगर ये लड़कियों का औसत भार अगर 52 केजी है, इसका मतलब ये दे रखा है 52 केजी। तो इसका निकालना है कि ये कितना होगा। तो एलिगेशन लगा दिए मेरे भाई। एलिगेशन आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, एलिगेशन। तो यहां से देखेंगे ये जो रेशियो होता है ये आपका संख्या का रेशियो हो जाएगा 9:7, ये यहां पे आ जाएगा। एक बात बताइए, दोनों का अंतर अगर बात करें तो ये दोनों का अंतर अगर देखें तो इसका और इसका अंतर जो होता है यहां लिखा आता है, तो दोनों का अंतर देखने को मिला कि 2.25 है। तो 2.25 होने के लिए इसका मतलब हमको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। 2.25 होने के लिए मतलब हमको गुना करना पड़ेगा 0.25। देखिए 52 और 54.25 में अंतर है, यहाँ पे मतलब अंतर होना चाहिए 2.25। तो 2.25 लाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा 0.25, तभी आ जाएगा आपका कितना, 2.25 होगा, ठीक है। तो यहाँ गुना किए रेशियो में, तो यहाँ भी आपको गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ से जब गुना करे तो ये आ गया आपका कितना, 175 आ गया। मतलब ये इससे छोटा था तो ये इससे बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा, तो यहां आ जाएगा 54.25 और प्लस 1.75, मतलब ये आ गया 56। आंसर हो गया 56, 56 इसका सही उत्तर आ जाएगा। 56 इसका सही उत्तर आ जाएगा। मतलब बॉयज का औसत भार इतना आ गया, ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया मेरे भाई, क्लियर है? कोई डाउट अगर है तो बोलो। अगर हम बेसिक की अगर बात करते हैं, अगर हम बेसिक इसकी बात करते हैं तो आप निकाल लेना, हम सिर्फ सेट कर दे रहे हैं। तो ये अगर मान लेते हैं कि बॉयज 9x है और ये आपका 7x है, तो 9x की औसत नहीं मालूम है तो इसका औसत मान लेते हैं a है, और गर्ल्स की औसत 7x, इसका औसत कितना है, यह संख्या है, इसका औसत दे रखा है 52, और दोनों मिलाकर 9 7 16x और इंटू हो जाएगा कितना, 54.25। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे आप दे पुट कर a का वैल्यू निकाल लेना और पुट कर देना। तो इस तरीके से आप बेसिक भी निकाल सकते हैं और बाय एलिगेशन भी आप इसको
बना सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन पर आधारित इसमें कैलकुलेशंस आपका है। देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, 240 का x%, इसका कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको इसमें करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और x प्लस 450 का 60%, मतलब यहां बोला गया है इसका 60%, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं, यहां से देखो, जीरो से इस जीरो कट गया, जीरो से ये कट गया और ये कट गया, 6 चौक 24। तो अगर ये 4x मानते हैं, ये x इधर आ गया तो -x, और यहां आ गया इतना। तो यहां से देखने को मिला 3x बराबर 450। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर आ गया कितना, 150। x बराबर आ गया 150। यहां तक कोई डाउट है? अब देखो यहां क्या बोल रहा है कि x प्लस 50 का 20%, x प्लस 50 का, तो x मतलब 150, 150 प्लस 2, ये आ गया 200 का कितना, 20%। ठीक है, और x का 40%, तो x यहां कितना है, 150, इसका 40%। तो यहां से देखेंगे ये कट जाएगा, तो ये 15 चौका 60 आ गया, और यहां से ये देखा गया तो ये आ गया आपका आ गया, तो ये आ गया 40। कह रहा है कि x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितना परसेंट कम है, मतलब इससे कंपैरिजन किया गया है, तो इससे कंपैरिजन किया गया है, तो ये 20 कम है, और किससे, 60 से, तो गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ गया, और ये आ जाएगा 20 तिया 60, और हम जानते हैं इसका होता है 33, इतना परसेंट कम होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो किस तरीके से सॉल्व किए इस बात को समझना, ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल था, और ये सवाल को, अब देखो ये आपका क्या क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस बात को देखना। यहां पे क्या है कि ये पूरे टर्म को यहां से यहां तक सॉल्व करो, गुना भागा को एक साथ वाला ले लो, ये देखिए गुणा में ये दोनों एक साथ ले लो, और इसको पूरा का पूरा एक साथ ले लो। अगर हम ये पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद 89 पर रेकरिंग लगा हुआ है, जितने पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 ले लेंगे भाई। और ये भागा की अगर बात करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 98 माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घट जाएगा, और जितने पे रेकरिंग है उतना 9, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 कर देंगे, तो ये आ गया 89/90। तो ये आ गया 89/90। अगर इसको हम गुणा में चेंज करते हैं, देखो ये 89/19 आया, तो इसको जब भागा को गुणा में चेंज करेंगे तो ये आ गया 90/89। ठीक है, यहां से हम लोग कर लिए गुणा, 7 या 21, 21 1, 22/3, और ये भागा में अगर ये पूरे का देखे तो ये पूरा ब्रैकेट में है, और ये भागा जो गुणा में जब चेंज करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, तो यहां नीचे आ जाएगा आपका 2 कितना 5। तो यहां से जब हम एक एक टर्म को जब गुणा किया और देखे तो 89 89 कट गया। ठीक है, तो यहां से देखो 10 नमा और 11 कट गया, ये आपका कट गया कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, तो 2 बार में कटा, तो यहां देखने को मिला कि ये आपका आ गया कितना, और कोई कटेगा नहीं, तो ये आ गया 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 बटा, अब काट दी, ये वाला काट दो इससे, तो 2 दूनी 4 8, 8 बटा आ गया कितना 3। ये इसको जब सॉल्व किए तो ये टोटल आपका आ गया 8/3। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व किए, अब इसको ये प्लस में आ गया, मतलब ये आ गया 8/3 प्लस में, इसको जब सॉल्व किए तो 1/2 आ गया, 1/2 और गुणा 3 का 3, 3 2 5, 5/3 आ गया, मतलब ये आ गया आपका 5/6। माइनस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4/21, एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे तभी जाके आपका, पहले यहाँ पे का लगा हुआ है तो का काम होगा, तो का काम होगा 7 दूनी 14, 3/14, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 14/3 इधर नीचे ले आएंगे, तो ये आपका हो गया 7 दूनी 14, 7 या 21, मतलब ये आ गया 4/9। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 आ गया, 9 दूनी 18,
तो 4 दूनी 9 दूनी 18, तो 4 दूनी आपका 9 दूनी 18, 4 दूनी हो गया 6 तिया 18, 5 तिया 15, और यहां से देखने को मिला कि 6 हुआ तो 8 6 48, तो यहां से देखने को मिला तो यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, ये आ गया आपका कितना, यहीं पे देख लो, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे 8 होगा, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना, 4 दूनी 8, 8 बटा 9, तो 9 दूनी, तो ये आ गया 16, तो इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49 बटा 18, 49 बटा 18, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सवाल है, ये कैलकुलेटिव सवाल है, तो इसमें आप कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, हर पेपर में ये आता है। ठीक है, अगला देखो यहाँ कर है, एक स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये एक्स की चाल है, नाव की चाल को हम एक्स मानते हैं। जल धारा के बहाव के विपरीत, मतलब जल की धारा आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, और नाव आपके इस डायरेक्शन में अगर जाएगा, तो यहां से मान ले एक ही है और यहां से भी है, यही दूरी को तय करना है। एक बात बताइए, धारा इस दिशा में है, नाव इस दिशा में जाएगा, तो धारा इस दिशा में और नाव इस दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा दूरी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में टोटल 60 किलोमीटर, मतलब इस दोनों के बीच की आपका दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है। तो 60 बटा, तो यहां पे 60 बटा आपका क्या होगा, 60 बटा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो घट जाएगा, तो 30 नाव की चाल और माइनस धारा की चाल, तो y क्या मान लिए, y मान लिए, धारा की चाल क्या है, y मान लिए। ठीक है, धारा की चाल को हम लोग y मानते हैं। उसके बाद बोला गया जल धारा के बहाव की दिशा में, जल धारा के बहाव की दिशा में जा रहा है नाव, तो आरंभिक बिंदु पर वापस लौटा है, पूरी यात्रा करने में इतना समय लग रहा है, मतलब ये यहां आया और फिर वापस यहां आया है, तो 60 गया और 60 आया धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में आपका ये जुट जाएगा, और टोटल समय ले लेगा कितना, 4 घंटा, 4 घंटा 10 मिनट की अगर बात करें, तो 10 मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे, तो ये आ गया 25 बटा 6, मतलब ये 25 बटा 6 आया। एक बात समझिएगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, देखो कुछ स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, कैलकुलेशन इसको द्विघात समीकरण में इसको तोड़ने की कोशिश मत करना। यहाँ पे एक बात समझिए, एक स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, क्या लगाएंगे इस बात को समझो, यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ 6 है, अगर यहाँ पे 6 है, तो 10 में से क्या घटाएं जिसमें 6 मौजूद रहे, जिसमें कोई टर्म होगा उसमें 6 मौजूद रहेगा, और 10 में से क्या जोड़ दें जिसमें उसमें मौजूद रहेगा, तो एक बात बताइए, 10 में यहाँ पे 24 कर दें और यहाँ 36 कर दें, तो देखो 6 36 में भी है 24 में, इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान आप 6 रख दो, y का मान 6 अगर रखते हैं तो देखो सेटिस्फाई हो गया कि ये आपका 30 में से 6 चल गया 24, और यहाँ आ गया 6 बटा यहाँ 36, तो देखो काट के देखो, 6 चौक 24 और 6 दहें। ठीक है, अगर यहाँ काटते हैं तो यहाँ काटते हैं तो 6 छेद है, तो यहाँ 6 ही रहने दो, तो यहाँ आ गया 15, तो देखिए 10 15 कितना आ गया, 25 बटा 6, ये सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ कैसे हम समझे कि यहाँ 6 है, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे हम क्या रख दें कि 30 में से घटाने के बाद उसमें 6 मौजूद हो, और क्या जोड़ दें जो जिसमें कि जोड़ने के बाद 6 मौजूद हो, तो जोड़ने के बाद 36 और जोड़ घटाने के बाद 24, उसमें 6 मौजूद है, तो यहाँ हम y का वैल्यू 6 रख दिए और ये सेटिस्फाई हो गया। तो आपको ज़्यादा कुछ करना इसमें नहीं पड़ा, और बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए आप स्मार्ट अप्रोच के तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि जल धारा के बहाव की दिशा में, जल धारा के बहाव की दिशा में, ठीक है, जल धारा के बहाव की दिशा में दूरी तय करने में कितना समय लगा, इतना दूरी तय करने में, तो जल धारा के बहाव की दिशा में मतलब x प्लस वाई, मतलब 30 और प्लस 6 36, मतलब इसको 36 से डिवाइड कर देंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा और समय आएगा, और समय आपका हो जाएगा कितना, 3.8 आवर, 3.8 आवर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 36 गुना अगर 36 करते तो ये 36 गुना 36 करते तो 1296 आता, मतलब 1296 से ज्यादा है, तो 1296 से ज्यादा है तो यहाँ पे या तो ऐसे भी देख लिए कि यहाँ पे 8 6 48 8 यूनिट डिजिट है, और इस तरीके से हम लोग बना दिए। ठीक है, ये आंसर आ गया, बाय ऑप्शंस हम लोग कर पाए और आंसर ये ले आए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, और अगला सवाल को देखो कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। अगर हम कह दे कि छोटी संख्या जो है अंतर उतना है, तो देखो यहाँ छोटी संख्या अगर x मानते हैं तो बड़ी संख्या जो होगा अंतर, अगर अंतर कह रहा है इतना है, इसका मतलब x में से अगर ये जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा बड़ी संख्या। ये दोनों के बीच का अंतर देखो इतना ही हो जाएगा कि नहीं, मतलब दोनों का अंतर की अगर बात करें तो ये इतना है, तो ये अगर x है तो इसमें जो अंतर इसको जोड़ दिए तो मतलब दोनों के बीच का गैपिंग आ जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है, समझिएगा। सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25 बचता है। तो एक बात बताइए, आप जानते होंगे मेरे भाई कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो भाज्य कहने का मतलब डिवाइड किसको कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बड़ी संख्या को, मतलब बड़ी भाज्य मतलब बड़ी संख्या हो गया, मतलब ये बड़ी संख्या इतना आ गया। अब कौन डिवाइड कर रहा है, मतलब छोटी संख्या भाजक ये हो गया, और कितना बार में डिवाइड कर रहा है, वो 8 बार में डिवाइड कर रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। तो यहां से आपको दोनों संख्या का योगफल निकालना है। तो यहां से पहले x का मान निकाल लो। तो x की मान की अगर बात करें, चलिए x की अगर मान की बात करें तो यहां से देखिए 8x इधर आएगा तो -7x आया, और ये उधर चल गया तो 25 25 चला गया है तो 25 5 0, और 9 में से 2 चल गया तो 7, और ये आ गया 14, नेगेटिव 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 कट गया, और 14 दूनी 7 दूनी 14, और ठीक है यहां से x का वैल्यू आ गया 210। तो पूछ रहा है योगफल, पूछ रहा है योगफल पूछ रहा है, तो यहां आ गया 2x प्लस इतना। तो यहां पे ये अगर 2x की अगर बात करते हैं तो ये आ गया 420 और 1400 ये, ठीक है। तो 4 4 8 8 9 1900, ये आ गया 1915, देख लो 1915, ठीक है 1915 इसका आंसर आ रहा है। आप अच्छे तरीके से इसे देख सकते हैं, इसका आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, कोई डाउट अगर है तो बताओ। यहां तक इस क्वेश्चन को आप समझ पाए और इसका आंसर भी लाएं तो आंसर आ गया 1915, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। करा कि गेहूं और चावल की बाजार जो मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, ये आपका मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 3:8। किसका किसका दिया हुआ है? गेहूं और इसका चावल का। अगर हम खपत की मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो खपत की अगर बात करूं तो खपत आपका है 16 और 3। तो एक बात बताइए कि मूल्य और खपत को जब गुणा करेंगे तो ये आपका खर्च हो जाएगा। तो यहां पूछ रहा है व्यय, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च, एक्सपेंडिचर। तो 16 तो एक्सपेंडिचर, तो 3 से 3 कट गया, 16 ये कट गया 2 बार में, मतलब इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, मतलब खर्च जो होगा वो 2:1 के अनुपात में होगा। खर्च जो होगा वो 2:1 के अनुपात में होगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, ये सवाल आपके बहुत बहुत देखना, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं कहने का मतलब थोड़ा सा लंबा है, इस बात को समझना। यहां पे बोला गया है कि आर का चाल चलकर, फिर जॉगिंग, फिर जॉगिंग, फिर दौड़कर। एक बात समझो, यहां तक इस बात को समझिएगा, इस लाइन को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है। मतलब यहां पे एक बात, दुगनी चाल से मतलब इससे दुगनी चाल से चलता है, और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है। मतलब चाल चलकर जो चल रहा है इसका दो जॉगिंग है जो दुगना होगा, और फिर जॉगिंग से दुगना चलेगा, दौड़ेगा। तो इस बात को समझना, ठीक है। अब देखो यहां से
अपने घर से ऑफिस तक वो आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग। पहले यहां से समझो कि चलकर की कुछ दूरी दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, कुछ चाल दिया होगा, तो देखो वह चाल की चलता है वो कितना 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो एक बात समझिएगा कि ये अगर कह रहा है वहां दिया हुआ है कि चलता है कितना 5 किलोमीटर पर आवर, तो जॉगिंग जो करेगा वो 10 किलोमीटर पर आवर करेगा, और इसका दुगना मतलब ये दौड़ेगा 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ेगा। अब समझिएगा, कोई दूरी है यहां से ए से बी, है ना, 2 स्टेप लेना पड़ेगा। देखो 2, अपने घर से, ये आपका घर है और ये ऑफिस है बी, अपने घर से वो ऑफिस तक आधी दूरी चलकर तय करता है। मतलब ये आधी दूरी जो है ये चलकर तय करता है। इसका कहने का मतलब वो चलकर तय करता है, इसका मतलब ये जो दूरी है वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, बस समझाने की कोशिश करें, समझिएगा। फिर कह रहा है शेष जॉगिंग, मतलब शेष जो दूरी है वो जॉगिंग की, और ये इस जा रहा है इधर घर से ऑफिस, तो ये आपका कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल लो डायरेक्ट, 2 इंटू 2x/x प्लस वाई, 10 5 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां आ जाएगा 5 तिया 15, मतलब ये आ गया 20/3 किलोमीटर पर आवर। आप जानते होंगे डिस्टेंस सेम होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है ये, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब ये कब लागू होगा, जब 2 डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। और देखो यहां पे फिर यहां ए है और बी है, इसी डिस्टेंस से फिर कह रहा है कि ये घर से ऑफिस तक पहुंचा और फिर वापस आना है, मतलब यहां से हम ले लिए फिर वापस आना है। अब यहां पे देखो वो अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग से करता है, मतलब ये जब वापस हो रहा है, जब ये वापस हो रहा है मेरे भाई, मतलब ये वापस हो रहा है अब इस डायरेक्शन, पहले यहां से यहां पहुंचा और फिर वापस घर हो रहा है, तो जॉगिंग से तय कर रहा है, तो जॉगिंग आपका 10 किलोमीटर पर आवर है आधी दूरी को। ठीक है, उसके बाद शेष दूरी को वो दौड़कर तय करता है, मतलब दौड़ने की चाल जो है वो इतना किलोमीटर दे रखा है। तो एवरेज स्पीड आने में, मतलब ऑफिस से घर आने में एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो आने में 2 गुना 20 गुना 10 और 10 20 30 हो गया, और यहां से काट दिए तो ये आ गया 40/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां कह रहे हैं कि जाने में और आने में, मतलब जाने में और आने में एवरेज स्पीड निकालना है। तो जाने में एवरेज स्पीड मतलब ये मान लेते हैं कि ये x है टोटल, और आने में मतलब ये y मान लेते हैं। तो यहां फॉर्मूला लगा दो, यहां आ गया 20/3 गुना आपका 40/3 और बटा 20/3 और 40/3, ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से जब हम सॉल्व किए मेरे भाई, है ना, यहां से जब हम सॉल्व किए और आंसर जब देखने को पाया, आंसर जब पाया तो ये 80/9 आ गया। तो आप सॉल्व कर लेना दोस्त, इसको सॉल्व कर लेना और ये आंसर को आप फाइंड आउट कर लेना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 80/9 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस था एक मतलब सिर्फ क्या है कि कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं, हार्ड सवाल नहीं कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस को सिर्फ है क्या, इसका अगर पढ़ने का तरीका अगर समझ पाए, इसके क्वेश्चन जो लिखावट है अगर उस चीजों को समझ पाए तब हम सवाल को बना कर देते हैं। मतलब ये क्या, ए से आया बी तक, पहले चल कर आया फिर जॉगिंग किया, तो एवरेज स्पीड आने का पूरा घर से ऑफिस तक जाने में एवरेज स्पीड ये आया। फिर अगर वापस जाने की बात करें तो वापस जाने में आधा दूरी वो जॉगिंग से और आधा दूरी दौड़कर, तो इसका एवरेज स्पीड इतना आया। तो जाने में और आने में दोनों का एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये निकल कर आया और आंसर ये आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, कह रहा है कि ये क्वेश्चंस को देखे, एक होटल दो या अधिक कमरे को, 2 या अधिक कमरे को बुकिंग करने पर 12% की छूट दे रहा है। इसका मतलब कि अगर वो 2 कमरे लेंगे या 2 से अधिक लेंगे तो 12% का उसको छूट मिलेगा। फिर बोला इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% का छूट देता है। मतलब जो वो एसबीआई कार्ड अगर यूज करेगा तो उसको 5% का डिस्काउंट देगा, ये भी कह रखा है।
राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 प्रति कमरे प्रतिदिन 2 कमरे बुक किए, तो एक दिन में 2 कमरे बुक किए तो मतलब कमरे का दाम कितना हो गया मेरे भाई, 3000 आ गया। तो कमरे का दाम 3000 आया, तो जब उसको पेमेंट करने गया तो वो 2 कमरा यहां पे फुल फिल हो गया कि 2 होटल पर 12% का छूट दिया, 2 कमरा लिया तो 12% का छूट दिया, मतलब 88% का उसका पैसा लेगा, जितना रुपया था उसका 88% लेगा। लेकिन जब देने गया तो वो एसबीआई कार्ड सिल्वर एसबीआई कार्ड यूज किया, एसबीआई कार्ड यूज किया है, तो एसबीआई कार्ड यूज पर आपको 5% का डिस्काउंट देता है, मतलब 95%, मतलब ये देते समय इसका कुल जो किराया था यही किराया आ जाएगा। ठीक है, तो काट लो। ठीक है, तो ये आ गया, तो 44 × 19 × 57 7 × 28 है ना, तो 5 × 20, तो गुना कर लो इसको और देख लो आंसर कितना आएगा, 7 × 28 और 5 × 20, 5 × 20 और ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा 7 × 28 25, ये आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, गुना कर लेंगे यहाँ पे 2508 आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की मैं बात करूं तो ये सवाल भी VBI है कॉन्सेप्ट। करा एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये आपका ABC, करा कि BA समद्विभाजक BC, इसका जो A का समद्विभाजक है, A का समद्विभाजक मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका दोनों बराबर है और जाके BC को D पर मिला है, इस बात को समझना। ये AB 10 है और AC आपका 14 दिया है, तो BD और DC का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं मेरे भाई कि AB बटा AC बराबर होता है BD बटा DC, अगर कब, जब ये कौन समद्विभाजक होगा तब। ठीक है, तो यहां से एक बात समझिएगा, कौन समद्विभाजक मतलब एक संगत भुजा का रेशियो इसके सामने वाला जो खंड है उसके रेशियो के बराबर होगा। तो ये 10 है, तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 5 का रेशियो और ये आ जाएगा 7 का रेशियो। तो पूछ रहा है BD रेशियो BC, तो BD का मान कितना है 5 और BC की मान करें मतलब यहां से यहां तक, तो 7 5 कितना 12, यही आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, एक गोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, एक गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं ये होता है आपका 4πr² होता है और ये 154 दिया हुआ है। तो 154 दिया है, तो यहां से देखो काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार में, तो आर की अगर बात करें 7×7 = मतलब 7/2 हो जाएगा आर का वैल्यू, मतलब त्रिज्या जो होगा वो आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2। लेकिन वहां गोले की आयतन पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, गोले की आयतन पूछ रहा है मतलब गोले की वॉल्यूम पूछ रहा है, तो गोले की वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ 7/2 7/2 और ये 7/2 होता है। चलो देखते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया और 2 से ये कट गया 11 बार में, और 7 7 49 और 49 × 11 करेंगे 9 4 13 और 5/3 आ गया, तो ये आ गया 179.7 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देख लो, 3 कहें 3 23 7 21, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा। तो ये सिंपल सा सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सवाल इसमें सिंपल से था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, फॉर्मूला यूज करना था और आंसर को फाइंड आउट करना था। ये सवाल को देखो, इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x² जब है और 1/x² है, तो इसको 2 खंड होते हैं, एक होते हैं x + 1/x और एक होते हैं आपका ये, इसका दिया हुआ है मान -14 दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर x + 1/x का मान अगर k दिया हुआ है और x - 1/x का मतलब ये पावर 1 है, यहां भी पावर सेम है, और k दिया हुआ माइनस, ये प्लस में ये माइनस में निकालना होता है, तो k² - 4 करते हैं। तो यहां से देखो, यहां दिया हुआ इतना, इसका मतलब -14 का होल स्क्वायर और -4 करेंगे और रूट करेंगे तो ये 192 आया, और 192 अठेठी 64 √3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसका आ गया, किसका x - 1/x का मान आ गया, तो यहां पे पुट कर देंगे, 14 × 112 √3 और ये नेगेटिव, मतलब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन को आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो दिक्कत है, मतलब x प्लस वन बाई एक्स का मान दिया हुआ है और यहां पे निकालना एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का निकालना, तो इसका दो खंड होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव वाला वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, नेगेटिव वाले वैल्यू को देखना है, तो नेगेटिव वाले वैल्यू को निकालने के लिए ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर k रहेगा तो नेगेटिव में निकालना है तो वैल्यू का स्क्वायर करके, अगर नेगेटिव है तो -4, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव में निकालना होता तो +4 होता और रूट लगा देते। तो यहाँ पे देखे इसका वैल्यू का स्क्वायर करके -4 किए तो इतना आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए पी और क्यू के शून्येतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या दिया हुआ है। ये डिवाइड है आपका 3 और 11 से। अगर ये 3 से डिवाइड है, अगर ये 3 से डिवाइड है तो देखने को मिला कि ये कट गया 7 4 11, यहां पे रिमाइंडर आ गया 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब पी और क्यू ये भी जीरो खत्म हो गया। इसका मतलब पी प्लस क्यू का जो मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। सॉरी, 3 से कटेगा, क्या पूछ रहा है, सुनित्र मान के लिए विभाज्य होना चाहिए। हम्म, 2, अगर इसको 9 मानते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। 6 7 4 11, 6, 11 और 6 17, 17 1 18 24, मतलब यहाँ पे जो मान होना चाहिए, यहाँ पे अगर ये देखे 7 4 11 तब 3 9 कट गया 2, यहाँ पे मान होना चाहिए दोनों मिलकर 4 भी होना चाहिए, 4 2 6, फिर यहाँ पे होना चाहिए कितना, 4 2 6, 5 2 7, 7 2 9 होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। उसके बाद बोला गया है दोनों वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि 3 से कटने का मतलब अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये 6 कट गया 3 से, 7 4 11, तो 11 को जब हम 3 से काटे तो यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया, तो ये तीनों मिला जी तो जीरो हो गया। तो पी क्यू मिलकर जो होना चाहिए, ये पी क्यू जो मिलकर होना चाहिए ये 2 है, तो ये एक एक भी पॉसिबल होगा, एक भी पॉसिबल होगा, एक भी होगा तो 1 और 2 3 हो गया, 4 भी होगा तो 4 2 6, 3 से कटेगा, अगर ये दोनों मिलाकर 7 रखेंगे 7 2 9 ये भी होगा। अगर हम देखते हैं यहां से 11 से जब कटेगा तो 11 का नियम आप जानते हैं मेरे भाई, अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम 6 + 4 + Q, इसका अंतर 7 + P + 0, इसका अंतर 0 होना चाहिए, तभी 11 से कटेगा। मतलब अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए तो हम कहेंगे ये 11 से कटेगा। तो यहाँ पे आ गया 6 4 10 Q, और यहाँ पे आ गया -P, ना -P, तो 10 में से यहाँ 3 आ गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, एक चीज बताइए थोड़ा सा, कि अगर Q - P 3 है, Q - P 3 है, तो एक तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका योग 3 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा अगर 4 लिए तो Q का मान 4 4 3 7, ये पॉइंट में आ जाएगा तो 4 भी नहीं होगा, तो Q + P + Q हो जाएगा 7 और ये 3, तो देखो अब यहाँ पे निकल जाएगा P + Q 7 और Q माइनस, सॉरी, Q - P है ना, हम्म, तो Q - P + Q = 3, अगर हम काटे इसको तो Q हो जाएगा 2Q और ये आ गया 7 3 10, मतलब Q का मान हो गया कितना, 5, Q का मान 5, कहीं नहीं दिया है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, PQ 1
5 4 9। पांच दू सात, अगर ये लेते हैं 5 2 7, अगर ये 5, 1 मिनट, 4 3 7 और 3, ओ ये -3 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर जब इधर माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, 3, ठीक। यहाँ पे गड़बड़ किए थे, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था। देखो यहाँ पे P प्लस क्यू आपका आ गया कितना, 7, और P माइनस क्यू कितना है, यहाँ पे जब घटेगा तो ये 3 आया और 3 उधर जाएगा तो निगेटिव में, तो हम क्या कर दिए यहाँ पे दोनों जगह पॉजिटिव नेगेटिव से गुना कर दिए, ये 3 आ गया। तो यहाँ से हम कह देंगे P का वैल्यू इसका आधा जोड़कर आधा, और Q का वैल्यू इसका घटाकर आधा करेंगे, ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों का अंतर कह रहा है 3 है, तो 3 अंतर है तो योगफल कभी भी 1 नहीं हो सकता। अगर ये योग अंतर 3 है, अगर योगफल 4 लिए तो ये पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू पी का, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अंक कभी पॉइंट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोला गया, y का मान निकालना है, 6 बटा कितना है 18, और 18 बटा कितना होगा y। तो यहां से 6 अगर 18 करे तो y की अगर बात करें तो 18 तिया कितना हो गया, 54 हो गया। यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन है, a प्लस बी, ए बी और c का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर a स्क्वायर होता है मतलब 9a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 16 का बी स्क्वायर, ये 25c का स्क्वायर, ठीक है। सब बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस होता है 2ab, 2ab 4 तिया 12, 12 दूनी 24ab। फिर होता है 2bc, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 5 चौक 20, 20 दूनी 40bc। फिर होता है 2ca, तो 5 तिया 15, अब 15 दूनी 30, मतलब 30ac होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल है, और ये आंसर आ गया आपका बी, ठीक है, आपका बी, ठीक है। अगर ये नहीं बनाना चाहता, डायरेक्ट बनाना चाहते, तो यहां तक देखा सब बराबर है, सब बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, लास्ट का 2ac है, तो 2ac 5 तिया 15, 15 दूनी 30, मतलब एक ही ऑप्शन आपका ये दिख रहा है। तो आंसर यहाँ पे ये मार देते आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 17 नंबर सवाल पे। एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की अगर बात करें तो ये एक बंद घन है, ये एक बंद घन है। और ये घन का जो आयतन की अगर बात करें तो ये घन की आयतन की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो घन की जो आयतन होता है, मतलब ये सॉरी घन के विकर्ण जो होते हैं, ये कोना से लेकर ये कोना से लेकर ये कोना, और ये जो विकर्ण है इसकी जो लंबाई होती है आप जानते होंगे a√3 होता है, लेकिन क्वेश्चंस में दिया हुआ है 10√3। तो √3 कट गया, मतलब a बराबर हो गया कितना, a बराबर हो गया 10। अब निकालना है इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब टोटल एस ए। तो टोटल एस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो a स्क्वायर की बात करें तो ये आ गया, और ये आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 का सही आंसर होगा, 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सर्वांगसम होंगे, वो निम्न स्थिति कौन सी स्थिति सत्य है, जब इनमें से किसी एक त्रिभुज के केवल एक भुजा और दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई बराबर है। सिर्फ एक लंबाई के बराबर होने से हम कहेंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों आपका सर्वांगसम है, मतलब ये आपका गलत है। जब केवल उनके कर्ण
हम कहेंगे कर्ण कर्ण बराबर है, तो इससे भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये केवल कर्ण ही आपका दोनों क्या है, बराबर है। हम यहां से कह सकते हैं जब एक या अधिक कोण का बराबर हो, कौन से भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहेंगे जब उनके कर्ण बराबर हो, ठीक है, और उनमें से त्रिभुज एक की भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये बराबर है, कर्ण कर्ण बराबर है, तो कहेंगे ये थीटा और ये थीटा बराबर है। तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वंक्षम है। मतलब ऑप्शन नंबर डी ये आपका सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आंसर को टिक आउट करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद सब, पॉइंट के बाद सब एक जैसा है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से देखते हैं कॉमन जब लेते हैं, तो कॉमन जब लेते हैं तो यहाँ पे 9 -2 +4, और कॉमन लिए तो यहाँ पे ये सब में है, तो प्लस ये प्लस में ही हो जाएगा ना, ये पॉइंट प्लस में हो जाएगा इस तरीके से। देखो ठीक है, प्लस में आ जाएगा, पॉइंट प्लस में ले लेंगे प्लस, तो ये आपका आ गया एक। ठीक है, तो यहां से 9 में से 2 4 13 11, और ये आ गया आपका कितना, जिस पे रेकरिंग है टोटल लिख दिया, जिस पे नहीं रेकरिंग है, जिस पे नहीं रेकरिंग है उसको घटा दो, और जितना पे रेकरिंग है उतना 9, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 कर दो। तो ये 11, और ये आ गया आपका कितना, 1 2 421 ठीक है, तो 11 × 99 100। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है भाई, ठीक है। ये 19वां नंबर सवाल था। अब देखो यहां पे एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को बेचा गया है, एक दुकानदार ने प्रत्येक को यहां पे क्या किया है, सेल किया गया है। चलिए, तो यहां पे एक दुकानदार को यहां पे क्या किया, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में इसको सेल किया। तो यहां पे देखो सेल किया, इसका बात क्या क्या, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना को सेल किया। तो यहां पे आपका पहला वस्तु था और ये दूसरा वस्तु था, ये आपका एसपी था और ये भी आपका क्या है, एसपी ही है, दोनों का एसपी समान है। एक एक दो, 5 5 10, 10 1 9, और 10 10 20, 20 21, 21 22, 22, ठीक है, देख लो इतना ही होगा ना, 5 5 10 और 10 21, ठीक है। और यहां पे अगर सीपी की बात करें, ये बेच रहा है इतना, सीपी हमको चाहिए पहला वस्तु का, इसको बेच रहा है कितना, 19% के लाभ पे। तो 19% के लाभ पे जब बेच रहा है और यहाँ पे गुणा 100 करेंगे तो ये सीपी निकल जाएगा। और यहाँ पे भी देखने को मिला कि दूसरे वस्तुओं को बेच रहा है 11% की हानि पे, मतलब 89 पे, और गुणा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे चाहिए क्या, सीपी चाहिए। तो इस बात को समझना कि यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, इस बात को देखना, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे 1 मिनट, 5 5 10, 1, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो ये कट गया 89 में, ठीक है। इसको जब ये कटेगा तो ये कट जाएगा आपका 89 में, और 89 ये हो जाएगा 8900, ठीक है। और जब ये 89 को ये काटेंगे तो ये कट जाएगा 19, मतलब ये हो जाएगा 19। 0 0 0 0 0 0 और 9 9 18 के 8, 1 हासिल हुआ, 1, 8 1 9, 1 10 और 8 1 1 का 2 आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो लाभ कितना हुआ ओवरऑल, तो ओवरऑल सीपी देखा गया, दोनों मिलाकर सीपी मिलाकर देखा गया इतना 20,800 सीपी नजर आया, ठीक है। 20,800 सीपी नजर आया, ठीक है। और यहां से देखा गया कि दोनों का अंतर अगर देखा गया कितना अंतर आएगा, ठीक है, कितना अंतर आएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका 800, 800 आ गया और 200 इधर, 300, 382 हो जाएगा, ठीक है। अंतर 382 का लाभ होगा और गुना 100% कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, 0 से 0 कट गया, मतलब 1 पॉइंट प्रॉफिट होगा कुछ 1 के समथिंग। तो ऑप्शन नंबर एक ही चीज देखने को मिल रहा है, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होगा, एक से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो एक ही ऑप्शन सी होगा और कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पे 1.8% इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दो संख्या वहां दिया हुआ है 5:8, ए और बी का। तो यहां पे बोला गया कि इसमें जोड़ा कितना, 5 दिया 15, 8 दूनी 16, एक का अंतर। अब 5 दूनी 10 और ये 10, 5 या 15, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके 1 बराबर 5 कर दिए, तो यहाँ निकालना है a प्लस बी। तो a प्लस बी 5 3 8 5 13, और 13 गुना 5 करेंगे तो ये 13 5, या इसको इस तरीके से बना सकते हैं, 5x में से 5 जोड़ेंगे और 8x में से 5 जोड़ेंगे, तो ये रेशियो आ गया हम लोग के अनुसार इतना, हम लोग के अनुसार इतना, लेकिन इतना, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस करके x की वैल्यू निकाल लेना और अपना पुट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे पहले कहा कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का दर, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का दर 8% है, तो मतलब 8 दूनी 16%। देख लो सवाल को, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, मतलब 2 वर्षों के लिए 8, तो 8 दूनी कितना 16% ब्याज होगा। फिर अगले 4 वर्षों के लिए वार्षिक दर दिया है 10%, मतलब ये 40% होगा अगले 4 साल के लिए। लेकिन कह रहा अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए इतना परसेंट, लेकिन 9 वर्ष के बाद ही हमको ब्याज चाहिए, तो 2 साल यहाँ और 4 साल यहाँ, 4 2 6 खत्म हो गया, तो अब चाहिए 3 ही साल के लिए, मतलब ये जो 6%, 6 साल है उसमें 3 साल चाहिए, तो 12 तिया कितना 36, तो 12 तिया 36, मतलब ये आ गया 4 3 7 1 8 92%, और 92% बराबर ही आपका हम लोग के अनुसार ये ब्याज आया है टोटल, लेकिन टोटल ब्याज यहां दे रखा है, गुना क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो गुना 100 कर देंगे, तो ये काट छाट लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये आपका गुना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 60 हो जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो इतना बार में ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आ गया बी, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखो, ये बहुत आसान है। कह रहा कि 8 घंटे काम करके 18 व्यक्ति 3 यूनिट नीचे होता है एमडीएच फॉर्मूला यूज करेंगे और गुना 10 करेंगे। फिर कह रहा इसी काम को 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम करता है, और कितने दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट करेगा इसी काम को। तो 5 5 3 6 18, 6 से 6 कट गया, ये 2 से कट गया, 8 दूनी 16, मतलब डी जो होगा 8 दूनी 16 दिन में काम करेंगे, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, अगला सवाल इधर यहां कंप्लीट हो गया। अगले सवाल कर राधा अपनी आय का 25% बचाती है, मतलब राधा कमाती है 100, अगर राधा कमाती है 100 तो बचाती कितना है 25, तो खर्च कितना करेगी 75, उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, मतलब कह रहा है कि खर्च इसका 20% बढ़ गया। खर्च इसका 20% बढ़ा दिया, मतलब क्या हुआ कि 75 का अगर 20% बढ़ा दिए तो मतलब क्या हुआ 1/20% का, कहने का मतलब कितना हुआ 1/5, 15×5 = 75, मतलब ये 15 बढ़ गया, मतलब खर्च आपका 15 बढ़ गया, मतलब कितने परसेंट के बराबर है 20% के बराबर, 15 बढ़ गया तो ये आ गया 90। फिर बोला उसकी आय 29% बढ़ेगी, इसका आय 100 था, 29% अगर बढ़ा दिए तो ये हो गया आपका कितना 129। ठीक है, अब 129 में से 90 अगर घटा दिए तो 129 में से 90 घटा दिए तो ये 39 आया, मतलब बचत था पहले 25 अब आ गया 39, तो कितने की वृद्धि हुआ मेरे भाई, तो 10 और ये 4, 4 से काटेंगे 56% की वृद्धि होगा, 56% की क्या होगी वृद्धि होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई। 88 नंबर अगला कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 3 गुना हो जाती है, तो एक आयत की लंबाई मतलब L है, अब ये 3 गुना हो गया मतलब 3L हो गया। उसकी चौड़ाई जो है उसकी मूल चौड़ाई की आधी हो गई, मतलब ये आपका क्या हो गया आधी हो गई। तो कह रहा है मूल आयत का क्षेत्रफल और उसका अभी नए आयत का क्षेत्रफल, तो मूल आयत का और नए आयत का क्षेत्रफल, तो मूल आयत का क्षेत्रफल हो गया L/B और नया क्षेत्रफल हो गया 3L/B/2। ये आंसर आ गया 2:3। ठीक है, ये इतना तक आज का सवाल था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। टोटल आपके क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर पाए, आराम आराम से सारे क्वेश्चंस को कवर किए और देखे सवाल किस तरीके से सवाल आपके पूछे गए थे। सारे सवाल एकदम एक से एक बढ़कर सवाल थे और सारी चीज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे, तो इस चीज को सवाल को आप देखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू मेरे भाई। अभी रीजनिंग का डिस्कशन होगा और उसको देखेंगे, ठीक ना। आइए आज हम लोग डिस्कशन कितना नंबर 32 नंबर देखना है ना। चलिए डिस्कशन को ऑन करते हैं और आते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन जो है ना मैथमेटिकल रीजनिंग से दिया है और आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं होता है। पहले डिवीजन को चेक करो, तो देखिए पहला डिवीजन बन रहा है, 12 चक्कों 48 कट जाएंगे और 8 चक्कों 32 हो जाएंगे। 32 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 32 में 15 जोड़ दो, 5 2 7 हो गए और 3 1 4 47 और फिर 3 घटा लो तो 44 हो जाएंगे। कहता है सर गणितीय चिन्हों पर सही संयोजन चुने, चिन्हों के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहला वाला ही हमें परफेक्ट रूप से मिल गया कि 44 हो जाएंगे। अच्छा देखिए तो क्या दे रखा है, 215 है, 215 के बाद 231 दे रखा है, इसके बाद 256 दे रखा है, इसके बाद 292 दे रखा है और नेक्स्ट वन चाहिए वाट। दो पदों के बीच का अंतर निकालो। अगर 15 से 31 जाने हैं यानी 16 का अंतर निकल रखा है और 31 से 56 जाने हैं तो ये रहा 5 ये रहा 2 यानी 25 का अंतर निकल चुका है। 12 में से 6 गए तो 6 बचे और 8 में से 5 गया तो इन 36 का अंतर निकला। यानी कह सकते हैं सर 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यानी अगली संख्या जो होगी ये 7 के स्क्वायर होगी और सते सते 49 होते हैं। इसका मतलब इसमें 49 जोड़ने होंगे। तो 9 2 11 के लिए एक यूनिट प्लेस एक चाहिए, यूनिट प्लेस एक केवल बी नंबर में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है।
तीसरे क्वेश्चन की ओर रुख करें। देखो कहता है सर कितने आयत है, तो देखो 1 2 3 4। अगर इसको जोड़ ले 1 + 2 + 3 + 4, अगर ये जोड़ ले तो टोटल 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएंगे, यानी 10 आयत तो हमें यहाँ मिल गए। 10 के बाद देखो ये वाली अगर बॉक्स को हम लेते हैं तो ये रहा 11 नंबर का आयत, और अगर इस वाले बॉक्स को लेते हैं तो ये रहा हमारा 12 नंबर का आयत। बोलोगे सर बस हो गया क्या, तो बिल्कुल नहीं। अगर इस पूरे बड़े को लेते हो तो ये हो गए हमारे 13 नंबर के आयत, और इस पूरे बड़े वाले को लेते हो तो ये हो गए हमारे 14 नंबर के आयत। यानी आयत की संख्या टोटल कितनी है, तो इसमें आयत की संख्या टोटल 14 है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। देखिए कविता के 3 बेटे हैं, कोई कविता है और कविता के कितने बेटे हैं, तो कविता के 3 बेटे हैं, राम रजत और रमेश। तो एक का नाम राम है, एक का नाम रजत है और एक का नाम रमेश है। ठीक है, 3 बेटे हैं। फिर कहता है मुकुल राम का बेटा है। अब कोई मुकुल है जो किसका बेटा है, तो राम का बेटा है, यानी मुकुल जो है वो राम का बेटा है। मुकुल के दादा जय है, तो मुकुल के दादा जय है यानी कविता के पति जय हैं। फिर कहता है जय की एक बेटी है जिसका नाम निकिता है, तो जय की एक बेटी भी है जिसका नाम क्या दे रखा है, तो निकिता दे रखा है, तो एक बेटी निकिता हो गई। आगे चलो, रजत के बेटे अभिराम की शादी, तो रजत का कोई बेटा है अभिराम, अभिराम है जिसकी शादी रानी से हुई है, जिसकी शादी किससे, तो रानी से हुई है। फिर कहता है जिसकी बेटी ईना है, जिसकी शादी रानी से हुई है, जिनकी बेटी कौन है, तो इनकी बेटी ईना है। अच्छा क्वेश्चन है। निर्मला निकिता की बेटी है, और निकिता की बेटी कौन है, तो निर्मला, निर्मला जो है वो निकिता की बेटी है। तो बताएं कि जय का ईना से क्या संबंध है, हमें किसका डिफाइन करना है रिलेशन, तो जय का रिलेशन डिफाइन करना है किससे, तो ईना से। तो देखिए अगर ये हम हैं तो ये मेरी माँ है, और मेरी माँ के पति यानी मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी, और मेरे दादा की माँ तो परदादी, और उसका पति तो परदादा, परदादा यानी ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए को हम लोग आंसर करेंगे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। टाइम टेकन क्वेश्चन था। अच्छा बताइए, अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो सती सती 49 हो गया, और 49 में अगर 2 जोड़ दे तो 51 होगा क्या, बिल्कुल होगा। और फिर हम 7 को 3 से गुना कर दे तो 7×21 होगा, और 21 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो 22 होगा। तो हाँ सर बिल्कुल मिल गया। अच्छा चलो देखो, तो अगर हम 4 का स्क्वायर कर ले 16 2 18, ठीक है, और 4×3 12 1 13, नहीं, 6 6 के 36 और 2 38, ठीक है, 6×3 18 और 4 22। 11 का स्क्वायर करें तो 121 2 जुट गए, 11×3 33, नहीं, 3 का स्क्वायर करें तो 3×3 9 2 जुट गए, और 3×3 9, नहीं, 51 का आधा, 51 का आधा कितना होगा, तो 25 26 18 आधा और 9, नहीं 38, नहीं 123, नहीं, नहीं, 7 से 22 15 15, 22 और 6 16, 26 और 11, 26 और 11, 11 10 21 और 5 25, 3 और 11। देखिए एक लॉजिक तो और मिल रहा है कि इसके बीच में कितने का अंतर है, तो सर 15 प्लस कर दो, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर करे 16, 4 का स्क्वायर करे 16, और 16 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए, तो 18 हो गए। और अब 4 में हम लोग को 15 जोड़ना है, तो 15 4 कितने हो जाएंगे, तो 15 4 19 हो जाएंगे। सेम तरीका से बन सकता है ये। अच्छा 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 121 आएगा, और 121 में 2 जोड़े तो 123 हो रखा है, और फिर 11 में हम लोग 15 को जोड़ते हैं तो 5 1 6 हो गए, 1 1 2 यानी 26 आ गया, 2 नंबर भी हुआ। अच्छा अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 होता है, और 9 में अगर 2 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे, और 3 में अगर हम 15 को ऐड करते हैं तो 18 होता है।
अब देख लो इसी में सिर्फ कितने को ऐड करना है, तो सर 16 को ऐड करना होगा, तभी आपके पास 22 हो जाएंगे। अब पूछता हुआ विकल्प चुनिए जो संख्या एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो बाबू ऑप्शन नंबर सी संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पर कितने आ रहे हैं, तो 16 आ रहे हैं, बाकी सब में फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने का अंतर जो है वो 15 जोड़ा है। देखिए कहता है अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो सबसे पहले देखो एच वाई कॉमन है ना, एच वाई कॉमन है, सब में डी है इकलौता, इसी में जी, यानी एक नंबर अंतिम में जाएगा, और एक नंबर अंतिम में डी में दे रखा है, तो आंसर डी हो गया, इससे एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। अट्ठाईस का स्क्वायर 476 होता है ना, अठी अठी 64, ठीक है, अठी अठी 64, 976 किसका स्क्वायर होता है रे, 37 49, 6 के 36, 6 के 36 का 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 2 दूनी 4 1 5, 6 5 2 7 5 1 6, हाँ 400 में 4 घटा और 676 में 4 घटा, ठीक है। देख लो लॉजिक मिल गया, अच्छा लॉजिक है, मजेदार क्वेश्चन है। देख लो कितना है, 24 है ना, तो 24 में 4 माइनस किया तो कितने हो गए, तो 20 हो गए, और 20 का स्क्वायर कर दिया तो कितने हो गए, तो 400 हो गए, और 400 में जो 4 यहाँ माइनस किया था यही 4 यहाँ माइनस कर दिया, 396 हो गया। सेम काम कर लो, 28 में 4 माइनस करो तो 24 हो गए, 24 का स्क्वायर 576 हो जाए, 4 चौको 16, 576 हो जाएंगे, उसमें 4 माइनस करोगे तो 572 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी अतिथि प्रशिक्षित नहीं है, यानी जितना भी अतिथि है ना बाबू, ये इसमें से कोई भी क्या नहीं है, तो सर प्रशिक्षित नहीं है। फिर कहता है सभी प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, जितना भी प्रशिक्षित है वो सारे के सारे जो है वो कर्मचारी हैं, और कुछ कर्मचारी लंबे हैं, तो कुछ कर्मचारी कैसे हैं, तो लंबे हैं। कहता है कुछ लंबे प्रशिक्षित है, कुछ लंबे प्रशिक्षित है, हमको कुछ लंबा प्रशिक्षित दिख नहीं रहा है, गलत हो गया। कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित है, तो कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित है दिख रहा है, सही हो गया। कोई भी लंबा अतिथि नहीं है, कोई भी लंबा अतिथि नहीं है, वो हम तब कह पाते जब इसके बीच 100% की दुश्मनी होती, जबकि इसके बीच हमें कोई भी दुश्मनी दिख ही नहीं रही है, तो इसीलिए हमारा तीसरा भी गलत हो गया। अब देख लो लंबा और प्रशिक्षित यहाँ है, लंबा अतिथि यहाँ यानी केवल 2 नंबर जाएगा, और केवल 2 नंबर मेरे बंधु ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और उचित आंसर जाएंगे। देखो तो 14 में अगर 5 जोड़ोगे 19 होगा क्या, और 19 में अगर 7 जोड़ दोगे 26 हो जाएंगे, 26 में अगर 9 जोड़ दोगे 35 हो जाएंगे, और 9 के बाद अगर आप कितने जोड़ोगे तो 35 और 10 45, यानी फिर से 9 जुटा। क्या पूछ रहा, संबंधित नहीं है, तो यही संबंधित नहीं है 44, ठीक है, ये 44 संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था पहले 14, 5 जुट के 19, और 19 में 7 जुट के 26, अब 26 में 11 जुटता तो हो जाता कितना, 26 में 9 जुटा तो हो गया कितना, तो 35, और 35 में 11 जुटता तो हो जाता ये 46, और 46 में 13 जुटता तो ये हो जाता 59, यानी यहाँ हमें 46 चाहिए था, यहाँ 44 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो अदर से डिफरेंट है। नेक्स्ट वन देखोगे, 5 दोस्त एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सबसे पहले एक सर्किल बनाओ, इस सर्किल पे बैठने के लिए 5 लोगों की व्यवस्था कर लो, और सारे लोग का मुख कहाँ बैठा हुआ है, तो सारे लोग का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। अब कहता है अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है, यानी जहां भी हमारा हरमन बैठेगा उसके दाईं ओर कौन बैठा है, तो अर्जुन बैठा है, तो लो अर्जुन जो है वो हरमन के दाईं ओर है। फिर कहता है और हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है, तो हार्दिक जो है ना वो अर्जुन के कहाँ बैठा है, तो दाईं ओर, तो हार्दिक को यहां रख लो, और हार्दिक आदित्य के बाईं ओर है,
आदित्य को यहाँ रख लो। अब कहता है हरमन रेयांश के दाईं ओर बैठा है। हरमन किसके? तो रेयांश के दाईं ओर बैठा है, रेयांश के दाईं ओर बैठा है। पूछता है इनमें से कौन सा आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है? तो आदित्य के दाईं ओर बगल में रेयांश बैठा है, और रेयांश किस में दे रखा है? तो बाबू ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही बेस्ट और सटीक आंसर होगा। अच्छा देखिए क्या कहता है, दिए गए रेखा चित्र के अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले छात्रों की पहचान करें जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं है। ठीक है, तो जो चीनी है, शिक्षक जो चीनी है लेकिन भारतीय नहीं है, दो। बाकी इसमें लगता है मिसप्रिंट हो गया है, और नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन ही ऐसा हो। 7 × 35, 6 दूनी 12, 35 और 12, 46 47 नहीं, 6 × 35, 7 दूनी 14, 30 और 14 नहीं, 6 42, 5 दूना 10, 42 और 10 52, 8 दूना 16 और 4 चको 16, 8 5 40, 3 4 होगा। देखो क्या किया है, राइट को लेफ्ट से, आपको डाउन से। 7 को 6 से गुना किया, 7 6 42 हो गए, और अब 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूना 10 हो गए, 42 और 10 को जोड़ दिया तो 52 हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 8 को किससे गुना करें? 2 से, तो 8 दूना कितने हो जाएंगे? तो 16 हो जाएंगे। अब कहता है सर 4 को आप x से गुना कर दो और इसको आपस में जोड़ दो, तो आपको कितने मिलने चाहिए? तो 32 मिलने चाहिए। अच्छा बताओ, यहाँ 16 को 32 लाने के लिए 16 चाहिए, इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे भी हमको क्या चाहिए? तो 16 चाहिए। तो 16 लाने का मतलब है कि x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? तो 16/4 हो जाएगा, यानी आंसर हमारे 4 निकल जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिखता है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। देखिए, डॉलर के पहले जो भी आता है ना शख्स, वो भाई कहलाता है, और @ के पहले जो भी आती है वो पत्नी कहलाती है, हैश के पहले जो भी आती है वो पुत्री कहलाती है, और ग्रेटर के पहले जो भी आता है वो पिता कहलाता है। अब देखो क्या कहता है, हमारे पास ये समीकरण दिए गए हैं और पूछा गया है बेस्ड ऑन द एबव, डी ए का ससुर है, तो डी को ए का ससुर बनाना है, यानी डी को लड़का बनाना है। अब देखो, अगर मैं डी हूं और सी मेरी बेटी है, सी मेरी कौन है? बेटी है, और मेरी बेटी के पिता है, तो मेरी बेटी के पिता मेरे पति होंगे, तो ई जब मेरे पति हो गए तो हम उनकी पत्नी हो गए, और हम पत्नी हो गए तो हम महिला शामिल हो गए, और महिला में शामिल हो गए तो हम कभी ससुर बन नहीं पाएंगे, खत्म हो गया। अब देखो, हम हो गए, मेरे पिताजी हो गए, तो जब ई मेरे पापा है तो हम उनके बेटा है या बेटी पता नहीं चलेगा, यानी फिर से हम ससुर नहीं बन पाएंगे। अब देखो, हम हैं और ये मेरी बेटी है, और मेरी बेटी की कौन दे रखा है? पिता, तो बेटी का जो पिता होगा वो मेरा पति होगा, तो बी जब मेरा पति है तो हम उसकी पत्नी हो गए, और पत्नी कभी ससुर हो नहीं सकता, यानी चौथा ऑप्शन पढ़ना है। हम हैं, मेरी कौन? पुत्री हो गई, और मेरी पुत्री का भाई यानी मेरा पुत्र हो गया, और मेरे पुत्र की पत्नी मेरी बहू हो गई। तो ए को हम बहू बता रहे हैं, और हम खुद क्या हैं? तो हम खुद ई के पिता हैं, तो ई के पिता है यानी हम लड़का है, और लड़का होके जब हम ए को बहू कहेंगे तो मेरी बहू मुझे ससुर कहेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को नेशनलाइज कर देना चाहिए। कहता है सर रीजन दो, अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप आर्ग्यूमेंट बना रहे हो, तर्क बना रहे हो, तो कभी दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरे लोगों के साथ यानी दूसरी विषय वस्तु के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं, तुलना नहीं करते हैं। अगर आपने तुलना किया यानी वो आर्ग्यूमेंट आपके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में कैरियर बनाने में कमी आएगी, तो ये तो बात गलत है ना। अगर हम नेशनलाइज कर देंगे तो उस पर सरकार का अधीन होगा, सरकार का भूमि तत्व होगा, यानी सरकार के अधीनता में वो कुछ ना कुछ उसके शेयर आएंगे, और जब शेयर आएंगे तो लोगों का विश्वास उस पर ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा तो वैकेंसियाँ ज़्यादा आएगी, यानी कि कैरियर बनाने में कमी नहीं आएगी। ये निगेटिव सोच रहे हैं, तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है।
नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए 4 वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी और 4 वर्ष बाद उसकी आयु नरेश की आयु की तत्काल आयु की दुगनी है। राजेश की वर्तमान, तो मैथ वाले सर का क्वेश्चन है रे, मेरे पास क्या करने आ गया है। 4 वर्ष पहले की बात करता है कि नरेश की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 4 वर्ष पहले राजेश की आयु, अगर राजेश की आयु की बात करें तो वो नरेश की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3:1 था। ठीक है, और ये कब था, तो 4 वर्ष पहले था। अब कहता है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद, यानी 4 4 8 4 का अंतर लिए तो उसकी आयु की दुगनी है, यानी 2:1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का आ गया है, तो 4 का अंतर आ गया है। अब क्या पूछ रहा है, राजेश की वर्तमान आयु कितनी है। 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी, ये दोनों मैथ वाले सर को ही करने दीजिए जी। देखिए, शिव अपने कार्यालय से पैदल चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। तो शिव अपने कार्यालय से चला और दक्षिण की ओर कितना चला, 15 मीटर चला। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर पैदल चलता है। तो शिव पहले दक्षिण की ओर जाता है 15 मीटर और फिर दाएं मुड़ करके वो चलता है कितना, तो 20 मीटर। फिर कहता है फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर पैदल चलता है। फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर पैदल चलता है। वहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चल करके उस स्थान पे पहुंच जाता है जिसकी जहां उसकी कार खड़ी है। कार कार्यालय से किस दूरी में और कितना दूर है, तो ध्यान से देखिएगा, ये 20 और ये 15, 15 और 20 कितने हो गए, तो 35 हो गए। और दिशा कौन सी है, तो बेस्ट है, यानी पश्चिम में 35 मीटर चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दिखता है। देखो, कक्षा 9 के कुछ विद्यार्थी एक साथ खड़े हैं, प्रत्येक का वजन अलग अलग है। जब उनके वजनों की तुलना की जाती है तो आधा का वजन दिलीपा से अधिक है। तो कोई आधा है और उसका वजन किससे अधिक है, तो दिलीपा से अधिक है। ठीक है, फिर कहता है लेकिन फिया से कम है। तो आधा का वजन दिलीपा से अधिक है लेकिन फिया से जो है ना, फिया से कम है। आगे चलो, चारू का वजन ईशा से कम है। अब कोई चारू है, उसका वजन जो है वो ईशा से कम है और विदान से अधिक है। और विदान से क्या है, तो विदान से अधिक है, जिसका वजन फिया से अधिक है, जिसका यानी विदान का। तो विदान का वजन जो है ना वो फिया से अधिक है। तो विदान के नीचे फिया आई, तो फिया के नीचे आधा आएगी और आधा के नीचे कौन, तो दिलीप आएगा। आधा के नीचे दिलीप आएगा। अब कहता है केवल एक विद्यार्थी का वजन ईसा से अधिक है। केवल एक विद्यार्थी का वजन ईसा से अधिक है और केवल 2 विद्यार्थी का वजन दिलीपा से कम है और केवल 2 विद्यार्थी का वजन दिलीपा से कम है। यदि अन्य कोई विद्यार्थी समूह में हिस्सा नहीं लेते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए पर्याप्त आंसर है। देखो, एफ को किससे मिलवाना है, तो सर सी से मिलवाना है। एफ से सी तक का रिलेशन देखोगे तो ग्रेटर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर साइन स्ट्रांग होगा, यानी सी को ग्रेटर होना होगा, सी ग्रेटर है, सही हो गया। अब देखो कहता है सर डी को ए से मिलवाओ। अगर डी को ए से मिलवाने की कोशिश करोगे तो सी के ऊपर चाइना वॉल बनेंगे और चाइना वॉल को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। यानी 1 नंबर तो सही है सर, लेकिन 2 नंबर जो है ना ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और परफेक्ट आंसर है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, किसका चाहिए, तो +5, हाँ बिल्कुल, थैंक यू भैया। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, देख लो पहला घटक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या, यानी पहला रूल अप्लाई हुआ। यदि पहला घटक एक विषम संख्या नहीं है तो दूसरा रूल अप्लाई नहीं हुआ। तो देखिए तो क्या कहता है, तो दोनों को आपस में बदल दीजिए। तो इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, यानी 2 को यहाँ रख लीजिए और प्लस को यहाँ रख लीजिए और बाकी किसी में आपको परिवर्तन करने नहीं है। अब आप सिंबल यहाँ से उठा लो। देखो 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो सर P लिख सकते हैं। 5 के लिए हम F लिख सकते हैं। इस वाले साइन के लिए हम D लिख सकते हैं। 9 के लिए हम Z लिख सकते हैं। हैश के लिए हम K लिख सकते हैं और प्लस के लिए हम N लिख सकते हैं। यानी हमें ये वाला डिकोड चाहिए। अब देख लो ये वाली डिकोड किस में है, PFD
ZKN। ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिला है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही हमारे लिए बेस्ट और परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, ध्यान से देखिए। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। उस पंक्ति में नेहा दाएं छोर से 8वें स्थान पर, जबकि अभिषेक बाएं छोर से 20वें स्थान पे है। तो 20 कुर्सी नेहा ले गई और 8 कुर्सी नेहा ले गई और 20 कुर्सी अभिषेक ले गया, यानी दोनों मिलकर के 28 कुर्सी ले गए, जबकि हमने कुर्सी मात्र 24 ही लगाई थी। 4 कुर्सी एक्स्ट्रा है, 2 को मार के भगा देंगे, 2 बच जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लो, बच्चों की एक पंक्ति है, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 है। अब नेहा दाएं छोर से 8वीं है, तो नेहा दाएं छोर से 8वीं है। ठीक है, टोटल जब 24 ही चेयर है और हमने 8 कुर्सी को देख लिया, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुर्सी हो गए। अब कहता है जबकि अभिषेक बाएं छोर से 20 है, तो अभिषेक को बाएं छोर से 20वां भेजना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये रहा 17, ये रहा 18, ये रहा 19 और ये रहा 20। अभिषेक का कुर्सी कितना है? तो 20 है। प्रश्न पूछे गए हैं कि नेहा और अभिषेक के बीच में कितने लोग हैं, तो देख लो नेहा और अभिषेक के बीच में बस यही 2 लोग हैं, तो आंसर हमारा 2 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, कहते हैं सर 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वर्गाकार मेज बनाएंगे, इस वर्गाकार मेज पर 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे और सारे लोग का फेस कहाँ रखेंगे, तो सर केंद्र की ओर रखेंगे। उनमें से कुछ इनके कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। पी क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। जहां भी क्यू होगा उसके बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन होगा, तो पी होगा। एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है। अब एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है, तो एम के लिए 2 पोजीशन आएंगे। आगे चल दो, एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एन बैठा है। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब जहां भी एम बैठेगा उसके बाईं ओर बगल में ठीक कौन बैठेगा, तो आर बैठेगा। एल और पी कोने पर बैठे थे। एल और पी लोग कह दिया कि सर कोने पे बैठे थे, यानी जहां भी अब हमारा क्यू है, जहां भी हमारा क्यू है अब वो यहां से हट जाएगा और क्यू को हमें यहां रखना पड़ेगा और क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पे पी को रखना होगा। अब जब पी को यहां रखा तो एम का एक पोजीशन अब हमारा कहां बनने वाला है, तो एम का एक पोजीशन हमारा यहां बनने वाला है और एम का दूसरा पोजीशन हमारा यहां बनने वाला है। अब हमें पता है कि एल और पी कोने पर बैठे हैं, तो एल और पी कोने पर बैठे हैं तो कोई ना कोई एक पोजीशन एल को देना होगा। अच्छा, मान लो कि हमने एल को ये वाली पोजीशन दे दी, ठीक है, तो एल के दाएं में एन बैठा है तो एन यहां बैठ गया। अब तो एम को हमें ये वाली पोजीशन देनी होगी, तो एम के बाएं में आर बैठा है तो ये आर बैठ गया। अभी भी 2 व्यवस्थाएं बैठी हुई हैं और कुछ कहा है क्या, तो पी क्यू के बाईं ओर चौथा है, पी क्यू के बाईं ओर चौथा है, एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है, एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है, एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है। एन एल के दाईं ओर है, एन एल के दाईं ओर है, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में है, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। एल और पी कोने पर बैठे हैं, आर के बाईं ओर चौथा कौन है, तो देख लो कौन बचा हुआ है, एस बचा हुआ है, यानी आर के बाईं ओर चौथे स्थान पे जाएंगे तो बाबू एस मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर क्वेश्चंस का, बाबू अमित कुमार जी ये पीडीएफ आपको क्वेश्चंस का टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बच्चा ये प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, एलपी का टेस्ट का प्रश्न है ये, और इसके लिए आपको परचेस करने होंगे, ठीक है। इसके लिए आप ऑनलाइन मोड में जाओगे, प्लेटफॉर्म की टेलीग्राम
पे जाओ, वहां जा करके ढूंढ लो, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करोगे, वहां आपको ये टेस्ट परचेस करने को मिल जाएगी। शायद में भी 100 रुपये में 10 या 15 टेस्ट होगी, तो आप परचेस करके टेस्ट लगाओगे मोबाइल पे या लैपटॉप पे, और उसके बाद यूट्यूब पे आप अपने डिस्कशन सुन लोगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। हाँ, 5 मार्च 2009 को गुरुवार था, तो 11 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च से 11 मार्च जाने का मतलब है 6 दिन बढ़ जाना, और 2009 से 2016 तक जाने का मतलब है 7 दिन। अब बीच में लीप ईयर कौन मिलेगा? तो एक 12 और एक 16, यानी 2 लीप ईयर मिलेंगे। 6 2 8, 8 में से 7 निकला, 1 बच गया, यानी एक दिन हमें आगे जाना है। तो थर्सडे में हमने एक दिन को ऐड कर दिया, तो थर्सडे और एक क्या हो गए? तो फ्राइडे हो गए। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। देखिए, यदि उपर्युक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, संख्याओं को हटाएंगे क्यों? हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा? तो देखिए, तो दाएं से पहला स्थान पे जेड होगा, संख्या को काउंट करना नहीं है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, संख्या को काउंट करना नहीं है तो 5वां, यानी 5वां एच है, और एच किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही परफेक्ट है। ये तो मैथ का क्वेश्चन है जी, पाई चार्ट है। चलिए बच्चों, आज के सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं।